नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिबा फुले ने क्यों बनाया था सत्यशोधक समाज। महामहिम ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के अपने आंदोलन के आगे बढ़ाने हेतु 24 सितंबर 1973 को सत्यशोधक समाज की नींव रखी। सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बड़ा कदम था। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज से व्यस्त आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन जरूरी भारत में साप्ताहिकों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग के सार्थक, सशक्त और काफ़ी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय प्रथम ज्योतिबा फुले को ही जाता है। उन्हें ज्योतिबा फुले या ज्योतिबा फुले नाम से ही भी जाना जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के लिए अनेक चलाऊ आंदोलन के कारण उन्हें आधुनिक भारत के परिकल्पना का पहला रचनात्मक माना जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। सत्यशोधक समाज की ऐतिहासिक भूमिका। ज्योतिबा फुले के इस आंदोलन में उनका द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज की बड़ी भूमिका थी। ज्योतिबा फुले के मरने के बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज के काम को आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में समाजशास्त्री गेल ऑम्ब्रेट और रोजालिंड और हैंडलॉन ने इस बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है, जिसका वजह से अकादमिक जगत में भी इस काफ़ी चर्चा है। यह मानकर कि जाति व्यवस्था को धार्मिक और आध्यात्मिक आधार देने वाले हिंदू धर्म से टकराए बगैर समाज में व्याप्त तरह तरह की कुरीतियां या समाधान असंभव है। ज्योतिबा फुले ने हिंदू धर्म को सीधी चुनौती पेश की। हजारों वर्ष से मिथक एवं पुराकथाएं जन धारण के लिए शास्त्र का नाम करती आई है। उसे देखते हुए फुले ने गुलमर्गिरी पुस्तक के माध्यम से लोग प्रचलित मिथकों के पड़ताल की। इसमें फलस्वरूप के एक ऐसी चेतना का विस्तार हुआ जो आगे चलकर देश के विभिन्न भागों से जातिवादी विरोधी आंदोलन के प्रेरणा बना। आगे महामहिम फुले का जीवन। ज्योतिबा फुले का जन्म एक साधारण माली परिवार में पेशवा का गढ़ कहे जाने वाले पुणे में हुआ था। पेशवा शासक जातीय दम तथा अस्पृश्यता पर अत्याचार के लिए जाने जाते थे। शूद्र और अतिशूद्रों को जातीय उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए फुले ने उन्हें संगठित होने और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले तथा अन्य सहयोगी के मदद से उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। लड़कियों का पहला स्कूल खोलने का श्रेय उन्हें ही जाता है। आगे सत्यशोधक समाज के उद्देश्य देखते आगे की कहानी। सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य थे शूद्र अतिशूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सुखखोरी आदि के सामाजिक सांस्कृतिक दस्ता के मुक्ति दिलाने, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्य को खत्म करना, शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे उन धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ समझ सके जिन्होंने उनके शोषण के लिए ही रचा गया है। सामूहिक हितों के प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक एवं जाति आधारित उत्पीड़ित के मुक्ति दिलाने, पढ़े लिखे शूद्र युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करना आदि कुल मिलाकर यह सामाजिक परिवर्तन के घोषणा पत्र को लागू करने का कार्यक्रम था। आगे की कहानी में सत्यशोधक समाज का फैलाव। शूद्र और अतिशूद्रों का ज्योतिबा फुले पर भरोसा था। इसके सबसे बड़ी वजह शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके काम थे। इसलिए सत्यशोधक समाज को उन्होंने हाथों हाथ लिया। कुछ ही वर्षों में उनकी शाखाएं मुंबई और पुणे के शहर, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्र में खुलने लगी। एक दशक के भीतर वह संपूर्ण महाराष्ट्र में पेट जमा चुका था।
समाज के सदस्य सभी के लिए खुली थी। फिर भी माघ, मोहर, मतंग, कुणबी, माली जैसे अस्पृश्य एवं अति पिछड़ी जातियों तेजी से उससे जुड़ने लगी। लोगों ने शादी, विवाह, नामकरण आदि अवसरों पर पुरोहित को बुलाना छोड़ दिया। इसके ब्राह्मणों पुजारियों ने निचली जातियों को यह कहकर भड़काया शुरू कर दिया कि बिना पुरोहित के उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। घबराए हुए लोग फूले के पास गए। फूले ने उन्हें समझाया कि तमिल, बंगाली, कन्नड़ आदि गैर संस्कृत भाषा लोग की प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच सकती है, तो उनकी अपनी भाषा में की कई प्रार्थनाएं को ईश्वर भला कैसे अनुसरण कर सकता है। उन्होंने कहा कि जहाँ बहुत जरूरी हो वह अपनी ही जाति के अनुभवी व्यक्ति को पुरोहित की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। स्वयं फूले ने कई अवसरों पर पुरोहिताई की। आगे की कहानी में बिना पुरोहित के विवाह का संस्कार। इस संदर्भ में एक प्रसंग बेहद दिलचस्प है। एक परिवार की शादी होने वाली थी। पुरोहित ने घर आकर डराया कि बिना ब्राह्मण के एवं संस्कृत मंत्रों के हुआ विवाद ईश्वर की दृष्टि से में अशुभ माना जाएगा। उसके अत्यंत बुरे परिणाम होंगे। गृहिणी सावित्रीबाई फूले को जानती थी। फूले को पता चला कि उन्होंने सत्यशोधक समाज के बैनर तले विवाह संपन्न कराने का ऐलान कर दिया। सैकड़ों सदस्यों की उपस्थितियों में वह विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ। एक अन्य घटना में पुरोहित के घुड़सवार बेचकर दूल्हे के पिता को धमकी दी। लोगों को यह कहकर भड़काया कि फूले उन्हें ईसाई बनाना चाहता है, लेकिन फूले इन धमकियों से कहाँ डरने वाला थे। अप्रिय घटना से बचने के लिए उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी। पुलिस की निगरानी में वह विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। आगे की कहानी में लोगों तक बात पहुंचाने का निराला अंदाज। ज्योतिराव अपना संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, इसके एक रोचक किस्सा रोसलिन को हॉलैंड ने अपनी पुस्तक में दिया है। एक बार फूले अपने मित्र ज्ञानोबा शासन के साथ पुणे के बाहर स्थित एक बगीचे के भ्रमण के लिए गए। वहाँ एक कुआं था जिसका उस बगीचे को सिंचाई होती थी। जैसे ही दोपहर का अवकाश हुआ, सभी मजदूरों खाना खाने बैठ गए। यह देख फूले कुएं तक पहुँचे और कुएं के डोल को चलाने लगे। काम करते करते उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। मजदूर उन्हें देखकर हंसने लगे। फूले ने उन्हें समझाया, इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं है। मजदूर लोग काम करते हुए अक्सर गाते बजाते हैं। केवल मेहनत से जी चुराने वाले लोग ही फुर्सत के समय वाद्य यंत्रों का शौक फरमाते हैं। इसलिए मेहनत कश जैसे काम करते हैं, वैसे ही अपने संगीत गढ़ लेते हैं। सत्यशोधक समाज के माध्यम से फूले ने सूत्रों और अतिसूत्रों को अपने विकास और मान प्रतिष्ठा अर्जित करने का जो रास्ता करीब 146 वर्ष पहले दिखाया था, और सामाजिक न्याय के संदर्भ में आज भी वह उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है। दोस्तों, ज्योतिबा फूले की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। फिर से ऐसी नई कहानी में मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।